हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, खाने के वो पार्ट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएं, हमारी बॉडी में ग्रोथ कराने में हेल्प करें, हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करें और साथ साथ हमारी बॉडी के जो फंक्शन है उनको परफॉर्म कराने में हेल्प करें। तो इस तरीके के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखे बेटा पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, विटामिन्स एंड प्रोटीन। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में कि ये सारे न्यूट्रिएंट हैं और ये न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, बॉडी में ग्रोथ कराते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। तो इन्हें हम बेटा क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। हमारा खाना इन्हीं से मिलके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। जितने भी ये सब आपने देखे, ये क्या है, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड। ये हमारे खाने के सारे कंपोनेंट हैं और इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटा, न्यूट्रिएंट, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन इन्हीं से मिलके बनता है। दीज आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। समझ में आ गया होगा न्यूट्रिएंट। बात करते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है। अब इन्हीं को यूटिलाइज करना बॉडी के अंदर ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ये जो सारे कंपोनेंट आपने फूड के पढ़े हैं, इन्हीं कंपोनेंट को अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं बॉडी के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो यही हमारा न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ taking food by an organism and utilization by the body। ये हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट समझ में आ गए होंगे और न्यूट्रिशन समझ में आ गया। सिंपल सी बात है। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, जो हमारे खाने के पार्ट्स हैं, दीज आर न्यूट्रिएंट्स, और उनका बॉडी में यूटिलाइजेशन ही कहलाता है न्यूट्रिशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये खाना खाने का जो तरीका है, यूटिलाइजेशन का तरीका है, वो कितने तरह का होता है। तो हम लोग दो तरीके पढ़ेंगे इसके। पहला तरीका बेटा है ऑटोट्रॉफ। वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो अपना खाना खुद कौन बना सकता है, सोचो सोचो सोचो। घर में मम्मी खाना खुद बनाती है, यस बनाती है ना। तो क्या ऑटोट्रॉफ है? नहीं बेटा। जितने ह्यूमन बीइंग है वो खाने को सिर्फ उबाल के खा सकते हैं, बना नहीं सकते। एक चावल का दाना अगर बनाना हो या एक गेहूं का दाना बनाना हो, क्या बनाया जा सकता है? नहीं। कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, एनिमल्स नहीं होते हैं। हम लोग एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, उच्च कोटि का जानवर। कौन? इंसान। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा क्या है, क्या लिखेंगे इसमें, ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना लें, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस चीज से बनाते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस। अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ये फूड मेकिंग प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस को क्या लिख सकते हैं, एक फूड मेकिंग प्रोसेस है।
Organisms which make their own food are called autotroph, and this mode of nutrition is known as autotrophic nutrition. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? ग्रीन प्लांट कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फूड मेकिंग प्रोसेस है परफॉर्म बाय द ऑटोट्रॉफ. ओके बेटा. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद ना बना पाए वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं. और उनका ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है. ये अपना खाना कहाँ से लेंगे? दूसरे प्लांट से लेंगे, दूसरे एनिमल से लेंगे. मीन्स अपने खाने के लिए दूसरों पर ये डिपेंड होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. इन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स. ऑर्गेनिजम्स which depend on other organism for their food. जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड हो उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड heterotrophs. Process is called heterotropic nutrition. इसका एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में एनिमल्स और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट भी आते हैं इसमें. नॉन ग्रीन प्लांट ये भी अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, ओनली ग्रीन प्लांट अपना खाना बना पाते हैं. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा देखिए हम लोगों ने दो तरीके के पढ़े, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. और इनका ये जो मोड होगा खाने खाने का उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे. एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीन प्लांट, वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफ. और इनका जो ये मोड होगा खाना खाने का उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल एनिमल्स आ जाएंगे, नॉन ग्रीन प्लांट आ जाएंगे. एनी डाउट? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा. देखिए बेटा हम लोग अब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं. कौन सी प्रोसेस? अभी आपने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. और वो किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फूड मेकिंग प्रोसेस है. जो ग्रीन प्लांट जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं खाना बनाने की उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. लीफ को हम क्या बोलते हैं? लीफ को क्या बोलते हैं? ये फूड फैक्ट्री है प्लांट की. प्लांट के अंदर फूड का फॉर्मेशन यहीं पे होता है. तो ये क्या है बेटा? फूड फैक्ट्री. क्या लिख सकते हैं? ये फूड फैक्ट्री है. किसके लिए? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. अच्छा लीफ को आपने देखा होगा. देखिए लीफ के दो सरफेस होते हैं. लीफ के दो सरफेस होते हैं. एक इसका अपर वाला सरफेस और एक इसका लोअर वाला सरफेस. जब आप लोअर वाले सरफेस को देखेंगे तो लोअर वाले सरफेस में आपको इस तरीके से छोटे 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 महीन महीन पोर दिखेंगे, छेद दिखेंगे. ऐसे आप नहीं देख पाएंगे. और जो ये देखिए अपर सरफेस होती है कैसी होती है? स्मूथ होती है. और जो इसकी लोअर सरफेस होती है वो कैसी होती है? रफ होती है. और रफ सरफेस पे ही क्या पाए जाते हैं? रफ सरफेस हैव टिनी पोर्स. अगर इन पोर्स को आपको देखना है तो आप माइक्रोस्कोप लीजिए या मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए और उससे आप पत्ती के निचले वाले हिस्से को जो रफ सरफेस हो उस सरफेस को आप ऑब्जर्व कीजिए. आपको बहुत महीन महीन से उसमें
होल्स दिखेंगे, छेद दिखेंगे, और इन होल्स को हम क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा। अब देखिए इन स्टोमेटा का फिर काम क्या होगा? ये क्या परफॉर्म करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं, ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। कौन कौन सी गैसेस ऐसी हैं जो एक्सचेंज होती हैं प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और हमें चाहिए ऑक्सीजन। हमसे ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमें देते हैं ये ऑक्सीजन। लीफ क्या है? फूड फैक्ट्री है प्लांट की। लोअर वाली जो सरफेस होती है वो रफ होती है, सबसे ज्यादा स्टोमेटा का नंबर वहीं पर होता है, निचली वाली सरफेस के ऊपर। इन पोर्स का काम है गैसियस एक्सचेंज करना। देखिए बेटा इस वाले डायग्राम को जरा ऑब्जर्व कीजिए। पत्ती जैसे है, ये पत्ती पतली सी, ये वाली पत्ती, इस पत्ती को अगर आप ऐसे देखें और इसको ऐसे काटें, काटने के बाद जो ऐसे आए सरफेस उसको देखें, तो ये वाली जो सरफेस है, ये वाली ऊपर वाली अपर सरफेस है इसकी। देखिए पत्ती इतनी मोटी नहीं होती है, लेकिन इसको जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये कुछ ऐसी दिखेगी, और ये इसकी है लोअर सरफेस। ये वाली इसकी अपर सरफेस हो गई और ये वाली इसकी लोअर सरफेस हो गई। और लोअर सरफेस में आप देखो ये छोटे छोटे महीन महीन से पोर आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए दीज पोर, ये पोर हैं, ये वाले पोर हैं, ये पोर कहलाते हैं स्टोमेटा। क्या कहलाएंगे? स्टोमेटा कहलाएंगे। ये पत्ती को बेटा इस तरीके से, ऐसे नहीं, जैसे पत्ती ये है ऐसे नहीं इसको काटा गया है, इस पत्ती को ऐसे देखिए आप, और इसको ऐसे काटिए। काटने के बाद जो ऐसे दिखा ये वाली सरफेस, तो इस वाली सरफेस को अगर देखा जाए तो ये वाली अपर सरफेस है एंड ये वाली लोअर सरफेस है। ऊपर वाली सरफेस पे या तो स्टोमेटा नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं, बट लोअर सरफेस में स्टोमेटा का नंबर सबसे ज़्यादा होता है। और वो इस तरीके से देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से पोर दिख रहे हैं, और इन्हीं पोर के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस। अब अगर बेटा एक स्टोमेटा को देखा जाए, ये वाला जो एक स्टोमेटा है इसे अगर हम लोग देखें तो ये कैसा दिखेगा? देखिए स्टोमेटा की ओपनिंग आपको ऐसे दिखेगी, ये स्टोमेटा की ओपनिंग हो गई, और इस स्टोमेटा की ओपनिंग को देखिए कुछ ऐसी सेल्स होती हैं बीन शेप, ये सेल हो गई, और इन सेल को हम क्या बोलेंगे? कार्ड सेल। ये कुछ ऐसी सेल होती हैं, इसमें ये इसका न्यूक्लियस ऐसे शो करा दीजिए। ये क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग। ये क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग है। ये वाला जो पोर आप देख रहे हैं, ये वाला पोर, ये वाला पोर, ये वाला है, ये वाली सेल, ये इसमें गार्ड सेल्स होती हैं। जो स्टोमेटल ओपनिंग है सराउंडेड बाई गार्ड सेल। कौन कौन सी हैं? ये वाली, ये वाली, दीज आर गार्ड सेल, जो किसे सराउंड कर रही हैं? स्टोमेटा की ओपनिंग को सराउंड कर रही हैं। ठीक है बेटा। और स्टोमेटल जो ओपनिंग है उसी के थ्रू आपने क्या पढ़ा है? क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज करती हैं आपस में, किसके किसके बीच में एक्सचेंज होता है? प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। कोई अगर आपको डाउट है, कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसका छोटा सा एक वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आपकी जो क्वेरीज हो, आपके जो डाउट हो, वो क्लियर हो जाएं। ठीक है बेटा। लीव्स होती हैं वो, उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। पत्ती ये हो गई, और पत्ती का कलर कैसा होता है? लीफ का कलर ग्रीन होती है। तो वो ग्रीन कलर एक पिगमेंट की वजह से आता है। तो लीफ के अंदर क्या होता है? एक पिगमेंट होता है। क्या लिख सकते हैं? हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या होता है, जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है इसका फंक्शन होता है टू ट्रैप सनलाइट, टू ट्रैप सनलाइट। जो सूरज की रोशनी होती है उसमें जो सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का कलर ग्रीन होता है। अच्छा देखिए, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो नॉन ग्रीन प्लांट होगा, तो वो सन की सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा। टू ट्रैप सनलाइट, और सनलाइट में कौन सी एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। और ये सोलर एनर्जी बेटा कहाँ से आई है, सन से आई है। तो सन क्या हुआ, एक अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन। सारी एनर्जी किसी भी फूड चेन के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर इनपुट अगर हो रही है वो तो किसके थ्रू हो रही है, सन के जरिए होती है। ठीक बेटा, क्योंकि जब एनर्जी इनपुट होती है मीन्स ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, और उसी खाने को वो खुद भी खाते हैं, और साथ साथ पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कहाँ से खाना लेते हैं, प्लांट से ही लेते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो फिर अरे आपने मुर्गा खाया, बकरा खाया, तो भाई मेरे ये बताइए वो मुर्गा कैसे बड़ा हुआ, वो बकरा कैसे बड़ा हुआ, उसने तो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट ही तो खाए हैं। तो आप डायरेक्टली वे में प्लांट से खाना ना लेकर के कहाँ से ले रहे हैं, इनडायरेक्टली वे में ले रहे हैं। तो आप चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों फॉर्म में जो एनर्जी आई है वो ग्रीन प्लांट से ही आई है आपके पास। और ग्रीन प्लांट के पास एनर्जी कहाँ से आई है, वो सन से आई है। दैट्स वाई सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो देखिए बेटा, इस फोटोसिंथेसिस को हम किस तरीके से, इसकी अगर रिएक्शन लिखनी हो तो हम कैसे रिएक्शन लिख सकते हैं, क्या क्या हुआ देखिए इसमें। बेटा एटमॉस्फेयर से क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से आई है, एटमॉस्फेयर से आई है। पानी चाहिए इस प्रोसेस के लिए, पानी कहाँ से आया, जड़ों से एब्जॉर्ब होकर के पत्तियों तक पहुंचा। सनलाइट की जरूरत है, और साथ में क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्यों चाहिए, क्योंकि इस सन की लाइट को हमें ट्रैप भी तो करना है। तो ट्रैपिंग कौन करता है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल करता है सनलाइट को ट्रैप करने का काम। तो सोलर एनर्जी आ चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ चुका है, पानी मिट्टी से एब्जॉर्ब होकर के जड़ों के जरिए कहाँ तक के, पत्तियों तक पहुंच चुका है। अब होगी प्रोसेस, प्लांट बनाएगा अपना खाना, और खाना बनाएगा किस फॉर्म में, वो बनाएगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। ठीक बेटा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो पत्तियों में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में स्टोर होता है ये कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के फॉर्म में। स्टोर इन लीव्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में ये पत्ती में क्या हो जाएगा बेटा, स्टोर हो जाएगा। तो ये सिंपल सी एक इक्वेशन है, रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। हम इसमें ये लिख सकते हैं बेटा, देखिए सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है, केमिकल ही तो है। तो जो सन की एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, केमिकल है, तो केमिकल एनर्जी। अब देखिए क्या यूज होकर के ये प्रोसेस हुई है, बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, फोटोसिंथेसिस कहलाएगी। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। नोट डाउन करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने पढ़ा कि
ये कैसी प्रोसेस है? एक यूनिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक यूनिक प्रोसेस है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस होना है तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए नीड क्या क्या है प्लांट को? नीड याद रख लीजिए इसको। प्लांट को क्या क्या चाहिए तब वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जैसे घर में मम्मी खाना बनाती हैं, आज दाल बननी है तो दाल बनने के लिए क्या क्या सामग्री ज़रूरत होती है, वैसे ही ग्रीन प्लांट अगर अपना खाना बनाएंगे तो उनको किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होगी? पानी चाहिए, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए? सॉयल से, कम फ्रॉम सॉयल। और ये कहाँ से आया है? एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर से आया है, वो सॉयल से आया है, ये पत्ती के पास खुद होता है अपने आप से। और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और सनलाइट के बारे में हम लोगों ने बात किया कि सनलाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। और सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है। अल्टीमेट सोर्स है। ठीक बेटा, समझ में आ रहा होगा? देखिए बेटा, ये जो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा ये किस चीज में हेल्पफुल है, क्या हमारी क्या मदद करता है ये फोटोसिंथेसिस? तो इसके प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो प्रोडक्ट मेरे काम के हैं। इज हेल्पफुल फॉर, किस चीज में हेल्प करेगा? पहली चीज, जिंदा रहने के लिए। एक मुलाकात नहीं, खाना चाहिए। जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके सर्वाइवल के लिए जरूरत है। सर्वाइवल ऑफ किस चीज में हेल्पफुल है? सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए। कहाँ से आएगा? प्लांट से आएगा। एक भी दिन आप खाना स्किप करके देखिए, एक दिन छोड़ दीजिए, एक टाइम का खाना स्किप करके देखिए कैसा लगता है। चला नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए। और खाना कहाँ से आ रहा है? प्लांट से। प्लांट कैसे बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं। दूसरा काम अभी आपने देखा था गैसियस एक्सचेंज। क्यों? प्लांट क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। और ऑक्सीजन क्या है? ये बहुत ही इसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल। इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब ये वाली एक्टिविटी, सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये जानना है कि सनलाइट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अगर सनलाइट ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी या नहीं होगी? ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, हर घर में अब प्लांट तो आपको मिल जाएंगे। जैसे एक आपके घर में एक छोटा सा ये गमला है और इस गमले में ये लगा है पौधा, ये प्लांट लगा हुआ है। आपको क्या करना है? इस प्लांट को, इसको कहते हैं पॉटेड प्लांट। क्या बोलते हैं इसको? पॉटेड प्लांट। कीप द प्लांट इन डार्क फॉर अबाउट 2 to 3 days। 2-3 दिन के लिए आप इसको क्या करना है? ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे डार्कनेस हो। ऐसा डार्कनेस में रखने से क्या होगा? देखिए, प्लांट के पास जितना खाना होगा, क्योंकि वो नया खाना तो बना नहीं पाएगा, तो उसके पास जितना खाना है वो तो खा डालेगा ना। जैसे अगर आपको कहीं कमरे में बंद कर दिया जाए और थोड़ा सा खाना वाना रख दिया जाए आपके पास, तो जितना खाना होगा वो खा लोगे, उसके बाद तो आप भूखे हो जाओगे। तो उसी तरीके से इस प्लांट को हमने जब अंधेरे में रख दिया तो इसके पास जो स्टोर फूड है वो खा डालेगा, और खा डालेगा तो अब खाना तो बचा नहीं इसके पास। अब ये प्लांट क्या कहलाएगा? डी स्टार्च पॉटेड प्लांट। मीन्स अब इसके पास स्टार्च नहीं है, डी स्टार्च पॉटेड प्लांट है ये। इसके पास अब स्टार्च नहीं है। अब 2 से 3 दिन के बाद हमें क्या करना है? इसको सनलाइट में रख देना है। भूखे शेर को हमें क्या रख देना है? खाने के पास। तो बहुत स्पीड में खाना खाएगा ना फटाफट, क्योंकि भूखा बहुत है, भूखा बहुत है। तो हमने अब अगला स्टेप क्या करना है? इस प्लांट को कहाँ रख देना है?
पुट द पॉट इन सनलाइट। लेकिन आपको एक काम और करना है कि जब आप इस प्लांट को सनलाइट में रखेंगे, ठीक है, तो इसकी एक पत्ती पे आपको क्या करना है, इस तरीके से एक ब्लैक पेपर लगा देना है। पत्ती के ऊपर क्या करना है, ब्लैक पेपर लगा देना है। एक पत्ती पे लगा दीजिए ब्लैक पेपर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कवर द लीफ विद ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से इस लीफ को कवर कर दीजिए। अभी आपने अंधेरे में रखा था तो वो खाना नहीं बना पा रहा था। जब इस प्लांट को आपने धूप में रख दिया तो ये अब खाना बनाएगा, बहुत स्पीड में खाना बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? लेकिन जितना हिस्सा आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, क्या उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो उतने हिस्से में खाना बनेगा? नहीं बनेगा। आफ्टर 2 to 3 days, 2-3 दिन के बाद आपको क्या करना है कि इस वाली लीफ को आपको तोड़ लेना है। ये जो लीफ थी, इस लीफ को आपको तोड़ लेना है। और इसके ऊपर देखिए, ये ऐसे तो ब्लैक पेपर लगा हुआ था ना, ये ब्लैक पेपर इसके ऊपर लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको रिमूव ब्लैक पेपर। ठीक है, अब इस ब्लैक पेपर को क्या करना है, रिमूव कर देना है। जो लगा हुआ है इसको आपको रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद देखिए कुछ ऐसी लीफ हो जाएगी ना, ये हमने रिमूव कर दिया। तो ये जो ब्लैक पेपर था, ये वाली इतनी स्ट्रिप, ठीक है, ये वाली, इस तरीके से हमने ब्लैक पेपर को रिमूव कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे, इस लीफ को बॉयल करेंगे। क्या कर देंगे, बॉयल कर देंगे, उबाल देंगे। और उबालने के बाद फिर क्या करेंगे, जो हम लोगों ने क्लास 6 वाले लेक्चर में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट को कैसे हम चेक करते हैं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। इस पूरी पत्ती के ऊपर हमें क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन डालना है। तो हम लिख सकते हैं ट्रीट लीफ विद आयोडीन सोल्यूशन। तो ऐसा करने पर होगा क्या, जितना ये वाला हिस्सा जो ब्लैक पेपर से कवर था, तो उसके ऊपर तो लाइट नहीं पड़ी थी, मीन्स उतने हिस्से में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हुआ था। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हुआ था, इस वाले पोर्शन पर फोटोसिंथेसिस हुआ था। और जब इसके ऊपर आयोडीन पूरी पत्ती के ऊपर डाली गई, तो ये वाला जो पोर्शन था और ये वाला जो पोर्शन था, टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। ब्लू ब्लैक कलर हो गया किसका, जो पत्ती एक्सपोज थी, जितना पार्ट पत्ती का एक्सपोज था सनलाइट में, उसका कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक। इसका मतलब उतने वाले हिस्से में स्टार्च बना, और जितना हिस्सा ये कवर था इसमें स्टार्च नहीं बना, क्योंकि पत्ती को आपने कवर कर दिया था और पहले से आपने उसको अंधेरे में रख रखा था। सारा खाना पहले ही आपने ख़त्म कर दिया था और उसके बाद आपने उस पत्ती को कवर कर दिया था विद ब्लैक पेपर। और फिर इसको आपने जब धूप में रखा, तो धूप में रखने के बाद तो जितना हिस्सा इसका धूप में था, जिसके ऊपर धूप पड़ रही थी, उतने में तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट बना उसके अंदर। लेकिन जो हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर था, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब इसका ट्रीटमेंट किया गया आयोडीन सोल्यूशन से, इस वाले हिस्से का बेटा कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक। ये प्रूफ कर रहा है कि यहाँ पर स्टार्च है। तो इससे देखिए प्रूफ नहीं हो गया कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं पड़ी तो देखिए स्टार्च नहीं बना, सनलाइट इस हिस्से में पड़ गई तो स्टार्च बन गया, टेस्ट आ गया। एक्टिविटी समझ में आई बेटा? टफ नहीं है, आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखिए, फटाफट समझ में आ जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना है, तो उस कार्बोहाइड्रेट का क्या होना है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है प्लांट के अंदर। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ग्लूकोज, ये फॉर्मूला होता है।
कार्बोहाइड्रेट ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, नहीं, स्टार्च के फॉर्म में भी होता है, सेलुलोज के फॉर्म में भी होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है इसके। तो इसका एक जनरल जो फॉर्मूला आ जाएगा वो CXHYOZ, मीन्स यहाँ पर एक नंबर होगा, यहाँ पर एक नंबर होगा, यहाँ पे नंबर होगा। इससे ये पता ये चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ का नंबर कुछ भी हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, और यही तीन चीज मिलकर के मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हेल्प करते हैं प्लांट की अदर कंपोनेंट के फॉर्मेशन में। ठीक है बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेल्प द प्लांट टू फॉर्म अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे फैट का फॉर्मेशन होना है, जैसे विटामिन्स का फॉर्मेशन होना है, जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। किस चीज का, प्रोटीन का। लेकिन आप ध्यान दीजिए एक बात और, प्रोटीन में एक एडिशनल न्यूट्रिएंट पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, एडिशनल एलिमेंट पाया जाता है, वो क्या है, नाइट्रोजन। तो हम लिख सकते हैं बट इन प्रोटीन एन एडिशनल एलिमेंट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से आएगी भाई प्लांट में, कार्बोहाइड्रेट से जो उसको तोड़ा गया, ब्रेक किया गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में, उससे हमने फैट, विटामिन और प्रोटीन बनाई, प्लांट ने बनाया। और प्रोटीन जब बनाएगा प्लांट तो उसको नाइट्रोजन एडिशनल चाहिए। ये कहाँ से आएगी, तो ये कहाँ से आएगी, देखिए ये यहाँ से आएगी। ऐसे समझिए कि जो ये नाइट्रोजन आई है इसका सोर्स क्या है, कि अगर क्रॉप प्लांट की बात करें हम, क्रॉप किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉप प्लांट की, तो किसान क्या करता है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ऐड करता है अपने खेत में, तो वहां से आ गया। तो हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर एडेड बाई farmers into the soil। एक तो यहां से ये सोर्स हो गया कि किसान ने जो है अपनी क्रॉप में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डाले, जिससे उसको नाइट्रोजन मिल गई, और उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट में क्या किया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इस नाइट्रोजन को मिला के प्रोटीन बना डाला। इसके अलावा देखिए एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन कितनी है, 78%, लेकिन प्लांट इसको इस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में, ये है नॉन यूजेबल फॉर्म, ये है यूजेबल फॉर्म। प्लांट इस फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो फिर कौन करेगा, सॉइल में बहुत सारी बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं, बैक्टीरिया present in soil convert nitrogen into nitrate। और ये क्या है, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म है, इस फॉर्म में ही प्लांट उसको यूज कर पाता है। कुदरत ने जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया पैदा की हैं, उन बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिया, और अब ये नाइट्रेट प्लांट यूज कर लेगा प्रोटीन बनाने की प्रोसेस में। चीजें समझ में आ रही है बेटा। सारे पौधे ग्रीन नहीं होते हैं, कुछ पौधे नॉन ग्रीन भी होते हैं, वो उनको भी तो फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी रिक्वायरमेंट किस तरीके से वो पूरी करेंगे वो भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। एक हो गया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा हो गया जैसे सैप्रोफाइटिक,
और तीसरा हो गया सिम्बियोसिस। ये तीन टॉपिक अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों को डिस्कस करना है। हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सिम्बियोसिस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा दो चीजें, एक पैरासाइटिक और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये पढ़ लेंगे। सैप्रोफाइट वो होते हैं जो अपना खाना सड़ी गली चीजों से ले, और सिम्बियोसिस में इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली इस तरीके से रहते हैं कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हम इसमें बेटा क्या लिख सकते हैं, परफॉर्म बाई प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन परफॉर्म करता है, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो लिखिए साथ साथ बेटा, परफॉर्म्ड बाई प्लांट्स which do not have जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं क्योंकि खुद तो बना नहीं सकते हैं। जिस तरीके से देखिए बेटा ह्यूमन बीइंग होते हैं हम सब इंसान, तो अपने खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट पर हम फुल्ली डिपेंड हैं। तो इंसानों की तरीके से ही प्लांट भी दूसरे प्लांट पर अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। तो एक पॉइंट और अब इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन एंड other animals, these plant depend on the food produced by other plants. ओके बेटे, लाइक ह्यूमन एंड अदर एनिमल दीज प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट। दूसरे प्लांट जो अपना खाना बनाएंगे उस पे ये डिपेंड रहते हैं। कौन? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। ऐसे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका हेट्रोट्रॉपिक है उन्हें हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए फटाक से बेटा। देखिए बेटा, अगर इसके टाइप की बात की जाए, एक प्लांट हम लोगों को पढ़ना है इसमें, पैरासाइटिक प्लांट। कौन से प्लांट? पैरासाइटिक प्लांट। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिए, कैस्कुटा। इसको क्या कहते हैं और दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? अमर बेल। कि जैसे ये कोई एक प्लांट है, ये प्लांट हो गया, इसे हम कहेंगे होस्ट प्लांट। क्या बोलेंगे? होस्ट प्लांट। एक अमर बेल जो इस प्लांट से इसको न्यूट्रिशन लेना है, तो ये क्या करेगी, इसको चारों तरफ से इस तरीके से ऐसे 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 इसके ऊपर फैल जाएगी, पूरे प्लांट पर ये ऐसे ऐसे फैल जाएगी। और ये कैसी होती है? येलो कलर की। क्या कलर होता है? येलो कलर होता है इसका, इसकी लीव्स का येलो कलर होता है। येलो कलर पैरासाइटिक प्लांट ये क्या करेगा बेटा? टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। इस वाले होस्ट से ये क्या कर देगा? अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए खाना तो बना नहीं सकता है, अब इस होस्ट प्लांट के ऊपर ये फैल गया है पूरी तरीके से, तो अपना खाना ये क्या करेगा? सीधा इस होस्ट प्लांट से लेना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे जब इसका साइज और शेप बढ़ता जाएगा तो इसकी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इतनी बढ़ जाएगी कि ये वाला प्लांट उतना खाना बना ही नहीं पाएगा और ये प्लांट मर जाएगा। तो टेक न्यूट्रिशन, क्या लिख सकते हैं? टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट। ठीक है बेटा, ये होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है और इसको हार्म पहुंचाता है। दैट्स वाई, इसीलिए तो इसको क्या बोला गया? पैरासाइटिक प्लांट। क्लियर है? एक तो ये टाइप हो गया। दूसरे टाइप का जो प्लांट है इसमें हम लोगों को पढ़ना है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन सा?
इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल इसका याद रखिए आप, जैसे बेटा पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, ये कुछ प्लांट हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं। इंसेक्टिवोरस ये क्यों है बेटा? क्योंकि ये ऐसे मीडियम में ग्रो होते हैं जहां पर न्यूट्रिएंट की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं बेटा, लिख सकते हैं इसमें कि these plants are grown in nutrients deficient soil। ऐसी सॉइल में उगते हैं जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम है, और उसी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करना शुरू कर देते हैं। तो हम बेटा क्या लिख सकते हैं, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स they trap इंसेक्ट। क्या करना शुरू कर देते हैं, ये इंसेक्ट को ट्रैप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से समझिए बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं। फिलहाल आप दो के बारे में जानिए। ये प्लांट कहाँ उगते हैं, जहाँ जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, और उसी न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए ये पेटा प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करना शुरू कर देते हैं और उनसे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। किसकी? न्यूट्रिएंट की कमी की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी कर लेते हैं उन इंसेक्ट्स। चलिए थोड़ा सा फिगर बना के इसको और समझते हैं हम लोग। इसको फिलहाल आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम लोग देखते हैं कि जैसे एक ये प्लांट है, और इसका जो लीफ है, ये लीफ का ही एक इस तरीके से एक मॉडिफिकेशन हो जाता है, और उसका शेप बेटा कैसे हो जाता है, एक पिक्चर के शेप में, कुछ ऐसा। ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ मॉडिफाई हो जाती है, किसमें चेंज हो जाती है, पिक्चर में चेंज हो जाती है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा, ये क्या है, इसका लिड है। लिड मतलब ढक्कन, ये लिड हो गया इसका। और इसके बारे में कि बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, लीफ मॉडिफिकेशन है ये, लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। पिक्चर मतलब होता है घड़ा, घड़े के जैसा ये बन जाता है, पिक्चर बन गया एक। ठीक है, और इस पिक्चर के अंदर जैसे अगर ये पिक्चर देखा जाए तो ये अगर ऐसे है, ये इसकी लिड हो गई। इसके अंदर बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे से होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं। ये सरफेस इसकी एकदम कलरफुल होती है, जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उसी अट्रैक्शन की वजह से इंसेक्ट आकर के जैसे ही इस पे बैठता है, वो फटाक से अंदर गिर जाता है। और ये जितने हेयर हैं ये अंदर की तरफ इनवर्ड इनका डायरेक्शन कैसा होता है, ये अंदर की तरफ होता है। सारे इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे 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 ऐसे, ये अंदर की तरफ सारे हेयर होते हैं ऐसे ऐसे। अगर कोई भी इंसेक्ट यहाँ आकर गिर गया तो ये क्या ऊपर अब जा पाएगा, इन्हीं हेयर में ये फंस जाएगा, इसलिए ये ऊपर नहीं जा पाएगा। और फिर डाइजेस्टिव जूसेस, ये इसकी वॉल जो होती है वो उससे डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूसेस उन इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं, और उनसे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये हेयर पाए जा रहे हैं, क्या है, ये हेयर हैं। और इनकी डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्टेड टुवर्ड डाउनवर्ड, डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ये अंदर की तरफ होते हैं, डाउनवर्डली होते हैं। और फिर क्या होता है, जब इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो ये इसी के अंदर गिर जाता है। When any insect land in pitcher, पिक्चर में जैसे ही वो लैंड करेगा,
फिर क्या होगा, ये भाई ढक्कन जो देख रहे हैं आप, ये वाला लिड, ये लिड बंद हो जाता है और वो बेचारा इसी के अंदर कैद हो गया। तो द लिड क्लोज, लिड बंद हो जाएगी एंड इंसेक्ट ट्रैप्ड, इंसेक्ट ट्रैप्ड, फंस गया बेचारा इनटू द पिक्चर। ठीक बेटे, ट्रैप हो जाने के बाद फिर क्या होगा कि इसकी वॉल से डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट होना शुरू हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, डाइजेस्टिव जूस secreted by पिचर। अब पिचर क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रीशन शुरू कर देगा और वो डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, हेल्प टू डाइजेस्ट इंसेक्ट, और वो उस इंसेक्ट को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। और डाइजेशन के बाद अब फिर क्या होना है, फाइनली न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब हो जाएंगे, कहाँ, पिक्चर में ही, न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड। बस खत्म कहानी। ये करता है कुदरत ने, देखिए उसको ऐसा सिस्टम दिया है कि वो इन हार्श कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव कर लेता है, कि ऐसी सॉइल में वो उगा जहां पर न्यूट्रिएंट की कमी है, उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करना है। कहाँ से पूरा करे, कुदरत ने कहा तुम इंसेक्ट को खा लो, तो इसने कहा भाई इंसेक्ट को हम कैसे खा ले, मेरे पास कोई अपरेटस भी तो होना चाहिए, कैसे खाया जाए। तो उसने पिक्चर पैदा कर दिया, उसने लीफ को मॉडिफाई किया और लीफ में एक पिक्चर बना दिया, उसमें लिड बना दिया, उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, बड़ी खूबसूरती दे दी उसको। जैसे कीड़ा आके बैठा, अंदर गिरा, ढक्कन बंद, बेटा कैद हो गए, अब कुछ भी कर लो। डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट हो जाएंगे, वो डाइजेस्ट हो जाएगा फुल्ली, और वहां से जो न्यूट्रिएंट होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, प्लांट को मिल गए, प्लांट हेल्दी। आई बात समझ में। इस तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट अपने आप को न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल कर लेते हैं। ओके बेटे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा, दूसरा कौन सा है, सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो अपना खाना सड़ी गली चीजों से, डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट रेसिड्यू जो होते हैं उनसे लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स which take their nutrition from dead and decaying मतलब जो सड़ रहा हो, decaying organisms। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया जाएगा, सैप्रोट्रॉप्स। सच ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे, सैप्रोट्रॉप्स कहलाएंगे। ये नाम याद रखिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे फंजाई, फंगस को आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप एक काम कीजिए, एक रोटी का या ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसको ऐसी जगह पे डाल दीजिए जहां पर थोड़ी सी नमी बनी रहे। 2-3 दिन के बाद आप उसको उठाइए वहां से, और आप एक वो मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए और उससे ऑब्जर्व कीजिए, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, ऐसे लगेगा बहुत महीन महीन से बाल हैं, वो फंगस है। और वहां पे पैचेस पड़ जाएंगे ब्लैक कलर के या फिर ग्रीन कलर के या फिर व्हाइट कलर के, अलग अलग से पैचेस पड़ जाएंगे, वो फंगस होता है। एक और फंगस होता है जिसको हम लोग खाते भी हैं, मशरूम। कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा कुछ छतरी नुमा ऐसा होता है ना, इसको तो खाया जाता है। मशरूम शेप कैसा है इसका, अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला के जैसा दिखता है, कि सड़ी गली चीजों पे ही जहां पे मॉइस्चर होगा उस जगह पे वो उग जाएगा इजिली। तो हम लिख सकते हैं ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल, और रोटेन मतलब जो सड़ रही वो चीजें, रोटेन वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग
रेनी सीजन। रेनी सीजन ही क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, दैट्स वाई। अब देखिए ये खाना कैसे खाते हैं। ये खाना इस तरीके से खाएंगे, समझो जैसे मान लिया कोई फंगस है, ये फंगस है, ये फंगस क्या करेगा खाने के ऊपर, जैसे ये खाना था कोई सड़ रहा, ये खाना था, ये फूड है, कैसा है, डिकेइंग है, ये डिकेइंग कोई फूड है, इस डिकेइंग फूड के ऊपर फंगस उग जाएगा। तो फंगस बेटा क्या करेगा, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स ऑन डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर। ये जो सड़ रहा खाना है डिकेइंग मैटर है, इसके ऊपर ये क्या करेगा, ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट कर देगा। अब डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर आ चुके हैं तो डाइजेशन होगा ही होगा। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड जो है बेटा, उसको क्या किया जाएगा, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द फंगस। फंगस क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब बाय द फंगस। फंगस क्या करेगा बेटा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, अपनी बॉडी से बाहर डाइजेशन करता है। इसके पास सिस्टम नहीं होता है, माउथ नहीं होता है, ये खाना खाए, इसके पास पेट नहीं है, इंटरनल डाइजेशन नहीं करता है, ये बाहर डाइजेशन करता है। फूड आइटम के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट कर देगा और वो खाना बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएगा। जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तब ये फटाफट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो फटाक से। तो ये कहाँ कहाँ उग सकता है, ग्रो ऑन, ग्रो ऑन कहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा अचार, कभी कभी आप अचार खाते होगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और उसके ऊपर ऐसे लग रहा है कुछ ये फफूंदी लग गई है साइड साइड में, ऐसा कुछ ना गंदा गंदा सा लगता है। तो ये पिकल, पिकल मतलब जो अचार होता है, ठीक है, उसमें उगाता है। और कहाँ उगाता है, लेदर, चमड़ा जो होता है उसके ऊपर उगाता है। जो क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स, वो सारी चीजें जो मॉइस्चर वाली जगह पे रखी हुई हैं, अदर थिंग्स दैट आर लेफ्ट ऑन मॉइस्ट प्लेस, जो नमी वाली जगह पे जो भी चीजें रखी हुई हैं, कब तक रखी रहे, फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक वहां पर वो चीजें रखी रहे तो उनके ऊपर फंगस ग्रो हो जाता है। ठीक बेटा। अच्छा, ये फंगस रिप्रोड्यूस कैसे होता है, मींस अपनी जनरेशन को बढ़ाता कैसे है, ये बढ़ाता है स्पोर बना के। इसकी बॉडी में क्या बनते हैं, छोटे छोटे से स्पोर बनते हैं। देखिए जैसे मान लिया ये डेड डिकेइंग मैटर कोई था और इसके ऊपर ये फंगस ऐसे होगा, ये होगा फंगस, अंदर ये अपनी जड़ें ऐसे फैला लेगा, जिसको माइसीलियम बोलते हैं, अगली क्लास में पढ़ोगे आप, माइसीलियम हाइफी। तो यहां पर एक इस तरीके से स्पोरेंजियम बन जाती है। ये क्या है, स्पोरेंजियम, इसको क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या मिल जाएंगे, फिल्ड विद स्पोर्स, इसके अंदर होते हैं स्पोर। यही स्पोर मैच्योर होकर के इसकी बॉडी से बाहर निकलते हैं और जहां पर भी इनको मॉइस्चर मिल गया उस जगह पे मॉइस्चर पाके क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो चलिए कुछ बातें लिख लीजिए फटाफट इसमें मेरे साथ साथ। मैच्योर स्पोर क्या करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेड इन एयर, हवा में स्प्रेड हो गए। और जब ये किसी मॉइस्ट प्लेस पे लैंड करते हैं, ठीक है, व्हेन landed on moist and warm place, थोड़ी गर्मी होनी चाहिए जर्मिनेशन के लिए, इसके थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए। तो मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस पर जैसे ही ये लैंडिंग करेंगे, दे जर्मिनेट, ये जर्मिनेट हो जाएंगे। और जर्मिनेट हो जाएंगे और क्या करेंगे बेटा, एंड ग्रो इनटू न्यू फंगस, एंड ग्रो इनटू न्यू फंगस।
नए फंगस में ये फिर से ग्रो कर जाएंगे। समझ में बात आई बेटा? देखिए, जब कोई फंगस मैच्योर हो गया तो उसमें स्पोरेंजियम डेवलप हो जाएगी। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन जाएंगे। स्पोर जब मैच्योर हो जाएंगे तो वो हवा में स्प्रेड हो जाएंगे, और वो स्पोर जब किसी ऐसी जगह पे जाके गिरेंगे जो जगह नमी वाली है और वहां पर थोड़ी सी गर्मी भी उसको मिल रही है, फटाक से ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और नया फंगस फिर से उस जगह तैयार कर लेंगे। कोई डाउट बेटा? देखिए बच्चों, अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में फटाक से आप अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर लिख दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपकी इस वाली प्रॉब्लम को उस वाली वीडियो में मैं सॉल्व कर दूंगा। जैसे ही क्लास शुरू होगी सबसे पहले आपकी जो क्वेरीज होंगी उन पे मैं बात करूंगा। आफ्टर दैट कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपका हर तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ आप ईमानदारी के साथ में पढ़िए, नोट्स बनाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और ढेर सारे एमसीक्यू आपको टेलीग्राम पर भी मैं देने वाला हूं, तो वहां से आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं उन पीडीएफ को, और अपने एमसीक्यू सॉल्व करके अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आपका सपना बड़ा है बेटा, डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर ऐसे नहीं बना जाता है। डॉक्टर बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या बायोलॉजी को वाकई अगर मन से सीखना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट एकदम चुटकी बजाते हुए आपको आ जाएगा। अगला टॉपिक बेटा है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस को आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदे पहुंचते हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप कहलाता है सिम्बियोसिस, और वो कहलाते हैं सिम्बियोन्ट्स। दोनों को बेनिफिट पहुंचता है, दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखते हैं। प्लांट में इस तरीके से सिम्बियोसिस कहाँ देखने को मिलता है? लाइकेंस में। तो बेटा देखिए, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनिजम्स which live together and share shelter and nutrients are called symbionts. And relationship is called symbiosis. कि दो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से रहें कि वो शेल्टर और न्यूट्रिएंट को एक दूसरे के साथ में शेयर करें, एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, कोई एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, सिम्बियोन्ट्स कहलाते हैं। और ऐसा रिलेशनशिप सिम्बियोसिस कहलाता है। एग्जाम्पल आप इसका याद रखिए बेटा, क्या? लाइकेन। क्या चीज? लाइकेन। लाइकेन्स एक एसोसिएशन है, और इस एसोसिएशन में दो लोग एक साथ रहते हैं। कौन रहता है? दो दोस्त एक साथ रहते हैं। एक दोस्त का नाम है एल्गी और दूसरे का नाम है फंजाई। समझो अच्छी तरीके से। एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? एल्गी। आपने एल्गी पढ़ा है, ये थैलोफाइटा का मेंबर है। प्लांट जो सबसे छोटे प्लांट है, जिसको काई कहते हो आप, काई। आजकल बारिश का टाइम है, आप देखिए दीवारों पर जहाँ पानी बह रहा होता है वहाँ ग्रीन ग्रीन कुछ निकल आता है, ग्रीन ग्रीन सा अपीयरेंस शो होने लगता है, वही है काई, वही है एल्गी। एल्गी ग्रीन होती हैं तो क्या कर सकती हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, मींस अपना खाना खुद बना सकती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? कैन मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है। लिख लीजिए, कैन मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और क्या करता है? इस खाने को किसके साथ शेयर कर लेगा? फंगस के साथ, क्योंकि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है। आपने पढ़ा फंगस कैसा है? सैप्रोफाइट है, सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना ये जुटाता है, तो ये खाना तो नहीं बना सकता है। एल्गी और फंजाई यहाँ पर एक साथ साथ रह रही हैं। एल्गी ने बनाया खाना और एल्गी कहेगी भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम भी खा लो। तो ये क्या करती है? शेयर फूड। किसके साथ अपना फूड शेयर करती है? विद फंगस।
फंजाई, फंजाई के साथ इसने अपना खाना शेयर कर लिया। बात समझ में आई बेटा? तो ऐसा नहीं है एक दोस्त इतना काम कर रहा है तो दूसरा दोस्त ना करे, दूसरा दोस्त भी तो कुछ करेगा, उसके पास भी तो कुछ एबिलिटीज होंगी। अब देखिए ये वाला दोस्त क्या करता है, इसके पास एबिलिटी है, क्या है, ये एटमॉस्फेयर से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि एल्गी के पास जड़ें नहीं हैं, रूट्स नहीं होती हैं, तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, लेकिन फंगस एब्जॉर्ब करके इसको दे देगा। ठीक है, तो फंगस क्या करेगा, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स ये दे देगा किसको, एल्गी को, क्योंकि एल्गी को फोटोसिंथेसिस करना है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर और मिनरल की जरूरत पड़ती है, तो इसने एब्जॉर्ब किया और दे दिया किसको, फंगस को। साथ ही साथ फंगस एक काम और करता है, ये इसको रहने की जगह भी देता है, किसको, एल्गी को, क्योंकि इसको दूसरे जानवर खा ना जाए। एंड प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, एल्गी को ये शेल्टर दे रहा है। तो हुआ ना सिम्बियोसिस, दोनों को देखिए फायदा हो रहा है ना। एल्गी ने खाना बनाया, फंजाई को दिया, फंजाई ने वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किए, साथ साथ में रहने की जगह भी दी एल्गी को, तो दोनों बेनिफिटेड हैं, एक साथ रह रहे हैं। इनके एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे, लाइकेंस कहेंगे, और ये दोनों बेटा क्या कहलाएंगे, सिम्बियोन्ट्स कहलाएंगे। इनका रिलेशनशिप सिम्बियोसिस कहलाएगा। क्लियर हो गया? जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे प्लांट ने सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स ढेर सारे लिए, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, तो ये न्यूट्रिएंट दोबारा सॉइल को कैसे मिलेंगे, कैसे ये रिप्लेनिश्ड करेगा इनको, कि जो फार्मर्स हैं या गार्डनर्स हैं वो अपने खेत में या फिर अपने जो उन्होंने गार्डन बनाया है उस गार्डन में और खेत में क्रॉप में वो केमिकल फर्टिलाइजर, मैन्योर ये सब डालते रहते हैं। देखिए पहली चीज क्या है, फार्मर्स एंड गार्डनर्स manure and fertilizers time to time in the field and pot, due to which nutrients are added in the soil। कौन कौन से, लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, एटीसी, बहुत सारे होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं प्लांट की हेल्थ के लिए। क्या होता है बेटा, हम लिख सकते हैं बिकॉज these nutrients keep the plant healthy and fit। क्या बेटा, हेल्दी एंड फिट। प्लांट को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। प्लांट जो लगे हुए हैं पॉट में, खेतों में, वो न्यूट्रिएंट को लेते हैं। मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, किसान फर्टिलाइजर्स को डालते हैं, मैन्योर को डालते हैं, उससे ये फिर से आ जाते हैं मिट्टी के अंदर और प्लांट उनको फिर से यूज अप कर लेता है। तो इस तरीके से देखिए ये एक तो मैन मेड तरीका हो गया, ये तो इंसानों ने किया है। आपको पता है कि नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है मिट्टी को, और वो नाइट्रोजन इतनी ऐड इंसान नहीं कर सकता है अपने खेतों में। कुदरत उसके लिए क्या सिस्टम बनाया कुदरत ने, उसको चलिए समझते हैं। ऐसे समझो बेटा कि जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेयर में कितना है, 78%, और किस फॉर्म में होती है एटमॉस्फेयर में, N2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में 78% है, बट इस नाइट्रोजन को प्लांट इस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट
इन फॉर्म ऑफ N2। N2 के फॉर्म में ये इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं प्लांट, तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे, हाउ दिस नाइट्रोजन चेंज इनटू यूजेबल फॉर्म नेचुरली। नेचर किस तरीके से इसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करेगा ये जानना जरूरी है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं आपको कि किस तरीके से ये नाइट्रोजन N2 यूजेबल फॉर्म में बदलती है, नेचर कैसे इसको बदलेगा। आपने लेग्यूम्स के बारे में सुना होगा। लेग्यूम्स दाल वाली फसलें होती हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गई, ये सारे क्या हैं, लेग्यूम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो लेग्यूम्स के बारे में आपने सुना क्या, लेग्यूम्स क्या हैं, पल्स प्लांट हैं। पल्स प्लांट जिनसे हमें दालें मिलती हैं वो प्लांट है लेग्यूम्स। कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे पी प्लांट हो गया, जैसे ग्राम हो गया, चना जिसको कहते हो आप, मूंग हो गई, ठीक है बेटा, जैसे बीन्स हो गई, बहुत सारी इस तरीके से हैं, ATC है मैंने लिख दिया। तो ये जो दाल वाली फसलें होती हैं तो उनके पास खास चीज क्या होती है जो दाल वाली फसलें हैं। देखो बेटा, अगर हम एक इसको इस तरीके समझें कि मान लिया एक कोई दाल वाला ये प्लांट है, दाल वाली फसल है, ये इसकी जड़ें हैं, ये क्या है, इसकी जड़ें हैं। इसकी जड़ों में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर्स इसकी जड़ों में कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, नोड्यूल्स बोलते हैं, नोड्यूल्स। और इसी नोड्यूल्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहती हैं। नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहती हैं। किस टाइप की बैक्टीरिया रहती हैं, ये किसका घर है, इट इज होम फॉर बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया, राइजोबियम। क्या नाम बेटा है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहती है। कहाँ, इन नोड्यूल्स में। किस प्लांट के नोड्यूल्स में, जो लेगुमिनेसी फैमिली के मेंबर हैं उनकी जड़ों में, लेग्यूम्स में। अब ये राइजोबियम क्या करता है बेटा, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में बदल देता है। किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। और ये है यूजेबल फॉर्म, या कह लीजिए सॉल्युबल फॉर्म है ये। इसी नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया देखिए बेटा कहाँ रह रही हैं, जड़ों में रह रही हैं। तो ये प्लांट इन बैक्टीरिया को होम प्रोवाइड करा रहा है ना। बदले में ये बैक्टीरिया क्या कर रही हैं, इसको नाइट्रोजन फुलफिल करा रही है। नाइट्रोजन की नीड, आपको पता है कि प्रोटीन आपको सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है प्लांट फूड में, पल्सेस से मिलती है, दाल वाली चीजों से मिलती है। इन प्लांट्स को सबसे ज्यादा किस एलिमेंट की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% जो N2 के फॉर्म में है उसको ये यूज नहीं कर सकते हैं प्लांट, तो ये बैक्टीरिया उसको यूजेबल फॉर्म में बदल देती हैं। तो एक तरीके से हुआ सिम्बियोसिस के नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे के लिए देखिए बेनिफिटेड है कि प्लांट को नाइट्रोजन मिल रही है और बैक्टीरिया को घर मिल रहा है। और ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, सिम्बियोसिस। ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप between plant and बैक्टीरिया क्या है बेटा, सिम्बियोसिस है, सिम्बियोसिस। अभी आपने पीछे पढ़ा सिम्बियोसिस क्या है। प्लांट क्या प्रोवाइड करा रहा है, प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू बैक्टीरिया। और दूसरी चीज, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट। किस फॉर्म में देता है, नाइट्रेट के फॉर्म में, NO3 के फॉर्म में, जो यूजेबल फॉर्म है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक बार सीरियल क्रॉप, अनाज वाली फसलें, और एक बार दाल वाली फसलें बोई जाए। अगर किसान ऐसा करता है अपने खेतों में कि क्रॉप रोटेशन का जो मेथड है वो अपनाता है, एक बार दाल वाली फसलें, एक बार अनाज वाली फसलें, तो इस तरीके से
मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये मेथड बेस्ट मेथड है जिसमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए।